वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो हमारा साथ देंगे और वो अपना तजिया जो है वो पेश करेंगे इस सारे सिनेरियो पे जो कुछ इस वक्त TLP जो है वो कर रही है और जो हुकूमत कर रही है। लेकिन हुकूमत ने पहले उनके जो मुतालबात थे वो मानने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन एकदम क्या यू टर्न हुआ कि शेख रशीद साहब ने आके कहा कि जी तमाम मुतालबात जो हैं उनको हम मुस्तरद करते हैं। इसकी क्या वजह बनी है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो सफ़ीर हैं फ्रांस के वो तो एक्सक्यूज़ मी वो तो इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन शेख रशीद जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम ना तो एम्बेसी बंद कर सकते हैं और ना सफ़ीर को वापस भेज सकते हैं। अगर इस मुतालबे से पीछे हट जाएँ TLP वाले तो हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो आगे हो सकते हैं। लेकिन TLP वाले जो हैं उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ शुरू कर दिया है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे और बहुत सारी वीडियो भी देख रहा था जहाँ उन्होंने पुलिस से गाड़ियाँ मतलब छीनी, गाड़ियों को तोड़ा और जो शहरी बेचारे सफ़र कर रहे थे अपनी गाड़ियों में, उनकी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। लेकिन यकीनन इनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो TLP के लोग नहीं थे, क्योंकि कुछ लिबास से नज़र आ रहा था, कुछ उनकी जो लैंग्वेज थी गाली-गलौच की उससे मतलब नज़र आ रहा था कि ये लोग जो हैं ये बाहर से आए हुए हैं। और शेख रशीद साहब ने ये भी कहा है कि हमारे 4 जो हैं नौजवान शहीद हुए हैं और जो TLP वाले हैं इनमें कुछ असला लेकर लोग जो हैं वो दाखिल हुए थे, उन्होंने ये कार्रवाई की है। पिछले जो प्रोग्राम था उसमें मैंने एक सवाल उठाया था कि जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं मुख्तलिफ जमातों के जब ये धरने दिए जाते हैं। तो हमारे जो तजियाकार हैं जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी यकीनन फंड्स आते हैं और इंडिया से भी आते हैं। तो इस पर भी हम आज बात करेंगे क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पर खुल के ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। एक मैंने साइट देखी उसपे तो तकरीबन 107 जो लोग हैं इंडिया से वो इन टच हैं ये जो TLP वाले हैं इनके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जनाब मतलब कि ज़िला हो सूबा हो या हमारे शहर हों, वहाँ पुलिस वाले जो हैं, उनकी आपस में कुछ ना कुछ रंजिशें रहती हैं। इसी तरह आज एक रंजिश जो है वो भी हमारे सामने है और उस पर हम बात करेंगे। और ये रंजिश जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस वक़्त ये चल रही है जनाब सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो हैं डीजे FIA हैं DG FIA और इन्होंने सुलह कराने की कोशिश की है या जो भी माजरा है इस पे हम बात करेंगे इफ्तिखार भाई से। और ये है ADG डॉक्टर एहसान सादिक साहब। इन्होंने कुछ ऐसा फाइंड आउट कर लिया है। बाबर बख्त कुरैशी साहब जो हैं डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ द साइबर क्राइम विंग। तो इस पे हम बात करेंगे कि ये सारा मसला क्या है, लेकिन इस सारे मसले में जो नुकसान होता है वो अवाम का होता है क्योंकि जो इनके पास केसेस होते हैं उस पे ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जी हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काई साहब। जी मैंने बहुत बड़ा इंट्रो दिया है, मैं इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए छोड़ता हूँ कि ये मसला जो है TLP वाला ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि आपने शेख रशीद साहब की भी जो सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और पंजाब जो है वो भी उन्होंने रेंजर्स के हवाले कर दिया है 60 दिनों के लिए। जी क्या जी कहेंगे आप? क्या तजज़िया है आपका? देखें, मैंने ये इंफॉर्मेशन या ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि बुध को, जुमेरात या बुध को ये मसला सॉल्व नहीं होगा। तो आपके जो दूसरे जी, तजियाकार ये कह रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है,
उन्होंने फिर आपने पूछा था कि ऐसी क्या वजह है, मैंने कहा एक इंडियन कनेक्शंस इनके पकड़े गए हैं कि जो इनको फंड कर रहे हैं। तो फंडिंग जो है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्राइम है। और आज फवाद चौधरी को ये पूछा गया था तो हमने यही उसने कहा कि 3.5 मिलियन ट्वीट्स इंडिया से हुई हैं, ठीक है ना। अच्छा। तो वो पिछला जो इनका धरना हुआ था, जो पिछला जो मारकुटाई हुई थी, ये छठा धरना है, ये छठा एपिसोड है इनका। अब जहां तक बात है रेंजर्स की, मैंने ये एक बात कही थी पिछली दफा कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन है। और बल्कि आपके तजियाकार कह रहे थे कि नहीं, अगर इंफॉर्मेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होती, इसको पहले वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के मुझली स्टेजेस होती हैं। बड़ी बड़ी सीक्रेट भी होती है जी, बड़ी सीक्रेट भी होती हैं। और मैंने ये ब्रेक की थी न्यूज, और उस वक्त कहीं पाकिस्तान में कोई और बात नहीं हो रही थी। आज आप देख लें कि शेख रशीद भी ये कह रहा है, फवाद चौधरी भी ये बात कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा था कि पिछली दफा 3.5 मिलियन ट्वीट्स इंडियन ओरिजिन से हुई है। अभी हम एफआईए का कनेक्शन बताएंगे साइबर क्राइम का, जो लाहौर का डायरेक्टर साइबर क्राइम है, जिस तरह आपने अभी बात की है। अब अगर आपस में इनकी लड़ाई होगी तो इस दफा की जो ट्वीट्स हो रही हैं, जो लाहौर में ये रहमतुल्लाह आलमी मस्जिद के साथ कनेक्शन है जिनका, अगर ये आपस में ये लड़ेंगे, जिसकी मैं बाद में बात करूंगा, तो वो ऑब्वियसली जो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ठीक है ना जी। तो अब मेरा कहने का मकसद ये है कि आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेंजर्स आ चुकी है। अब रेंजर्स के साथ आर्मी भी है, पुलिस तो पहले ही मौजूद थी। आर्मी, आज हसन फवाद ने जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें ये बात कही है कि आर्मी जो है वो उनकी बैकिंग पे मौजूद है। इसका मकसद क्या हुआ है कि कल जो DGISI जनरल बाजवा और इमरान खान की जो मीटिंग हुई थी, एक तो नोटिफिकेशन होना था DGISI का, जिसमें इमरान खान ने अपनी प्रवेल की थी, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि एक प्रेसिडेंस कैसे कायम की है। उसमें भी ये बात तय हुई थी कि जनाब इनके साथ जो स्पेयर नहीं किया जाएगा, जो ये मिलिटेंट्स जो है, ये बकायदा इन्होंने सातों की में आज बात हुई है मेरी कुछ लोगों के साथ, साहिब इल्म जो है, लोग जो है, उन्होंने कहा साधु के जो है जहां से निकले तो वहां पर क्लाशनकोव के जरिए फायरिंग की गई है, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो, क्योंकि साइबर क्राइम उनका जो डायरेक्टर आपस में लड़ने में पड़ा हुआ है, तो उसको तो चाहिए था कि वो ट्वीट्स जो है उसके साथ लिंक करता। एफआईए का काम था कि लिंक करता ये कहां से ये लोग जो है ट्वीट्स कर रहे हैं। और बकायदा इन्होंने हाईली प्रोफेशनल किस्म के कंसल्टेंट्स जो है, मीडिया प्रोफेशनल हायर किए हुए हैं, और जो नॉर्मली एक रिलीजियस जमात नहीं रखती। अब इस पर एक तो उन्होंने 60 दिन के लिए रेंजर्स बुला लिया, यानी पंजाब गवर्नमेंट के पूल पे रख दिया, जिस तरह सिंध में रेंजर्स बुला ली गई है। और इसके साथ ही उन्होंने एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है वो उसके तहत उनको इख्तियार दे दिया कि ये ट्रायल किए जा सके, क्योंकि ये जो टेररिज्म इन्होंने की है उसमें थोड़ी सी हमारी जो गवर्नमेंट की नालायकी है कि पिछली दफा जब ये बात हुई थी तो हुकूमत को चाहिए ये था कि इनके जो कनेक्शन जो है वो कंटिन्यू रखता है, इनके कहां पे लिंक्स है। ये जो आप आज 107 इंडियंस की जो बात आप सुन रहे हैं मीडिया मार्केट के अंदर, ये मैंने पहले आपको कहा था कि इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं तो उसके पीछे जो है फंडिंग होती है, और उसमें कौम आशिक रसूल। आप मुझे बताएं कि क्या आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? क्या हम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? आशिक रसूल इश्क क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप, इफ्तिखार भाई, क्या आप समझते हैं कि इसकी आड़ में, नामूस रिसालत की आड़ में, इनके मकासद कुछ और हैं? जी ऑब्वियसली देखें, वो जो एक मासूम तबका जो है वो ऑब्वियसली उसको उनके जो रिलीजियस जज्बात को उनको ब्रांगिकता करके और उनको जो क्या इंस्टिगेट करके उनको रियासत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, और वो मर रहे हैं बेचारे, ठीक है ना। और उन मर रहे हैं, और खुद जो है साद रिजवी साहब, मैंने कहा भी था कि उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि वो साद रिजवी के जो लिंक्स पकड़े गए हैं, जो इनको पहले जो इसको प्रोव करना चाहिए था, जब ये निकले हैं ईद मिलाद नबी पर, जश्न ईद मिलाद नबी पर, और इनको ये पता है कि फ्रांस का सफीर इस मुल्क में नहीं है, ठीक है ना। जब फ्रांस के मुल्क को निकालने की बात ये कर रहे हैं, निकालने की, तो ये वो फ्रांस का जब सफीर इस मुल्क में नहीं है तो वो कौन से सफीर की ये बात कर रहे हैं? इनके मकासद क्या है?
अब जाहिर है कि इंडिया को पाकिस्तान के हर सियासी महाज पे, डिप्लोमेटिक महाज पर बुरी तरह शिकस्त हुई है। अब इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही थी। अब देखें कि जो जनरल बाजवा की जो डिप्लोमेसी, इमरान खान की डिप्लोमेसी, और इवन कश्मीर के अंदर जो तशद्दुद हो रहा है 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक वहां पे जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको भी, और फिर किसान जो है, जो खालिस्तान मूवमेंट है जो वो चल रही है, अब जाहिर है उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई फसादात बर्पा करवाने थे। जब पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको तो जो धरने होते थे या उन पे उनकी जो क्या कहते हैं जो बड़े बड़े जलसे होते थे, उनको जो फंडिंग की जा रही होती थी वो हो गई है नाकाम। अब आप देख लें कि पीडीएम के जो जलसे होने थे, महंगाई के खिलाफ जो बातें होनी थी, वो काउंटर प्रोडक्टिव होती जा रही हैं। ठीक है, इनका आपस में इत्तेहाद नहीं है। बिलावल जो है वो अपने अलहदा जलसे कर रहे हैं, मरियम नवाज अलहदा जलसे कर रही है, जो शहबाज शरीफ है अलहदा जलसे। अब यहाँ पे इनको इमीडिएट एक इंडिया को या हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनको एकदम जो है वो सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह हमारे जो मासूम बच्चे थे उनको सुसाइड अटैक का किस बातों पे कराया जाता था, उनको हूरों का तस्वर दिया जाता था कि आप अगर आप सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे तो फौरन आप जन्नत में चले जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी किसकी है? ये स्ट्रेटेजी रॉ किया, और जिसको स्पॉन्सर कर रहा है मोसैद और CIA, MI5, MS6 ये सारे कर रहे हैं। तो इस पर मैं तो काफी बहस भी कर सकता हूं। ये इवन राहत सही शतारी था 1938 में गवर्नर था यूपी का, उसने जनाब ये चीजें जो उसको जब लंदन में वो गया था तो वहां पे क्योंकि उसने एक हवेली देखी थी, जो हवेली का राज एक किताब भी लिखी गई है, उसमें उन्होंने कहा था कि वहां पे बकायदा क्रिश्चियंस को तरबियत दी जाती है हाफिज कुरान बनाने की, कारी बनाने की, दौरा हदीस कराने की, इस किस्म की करवाने की, और उसके बाद उनको इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाता था मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर। ऑब्वियसली ये जो हमारी, और इवन लॉरेंस ऑफ अरेबिया को देख ले, वो कौन था? क्या वो CIA का एजेंट या MI5 का एजेंट नहीं था? इफ्तिखार भाई ये बताएं कि जो आखिरी सवाल है मेरा वो ये कि क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने सही इकदाम उठाया है इनसे मुज़ाकरात देखें, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हुकूमत ने इकदाम लेट उठाया है। पहली बात है कि यहां तक जो रहमतुल आलमीन मस्जिद में इनको इकट्ठा नहीं होने दिया जाना चाहिए था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को चाहिए था कि पहले ये देखा जाता कि कौन कौन लोग इनके साथ राब्ते में हैं। आज ये क्लेम कर रहा है फवाद चौधरी कि जनाबे वाला ये इंडियन कनेक्शन है, ठीक है ना। मैंने तो पिछले हफ्ते कह रहा था, मैं तो ये बाकी सारे सहाफी हंस रहे थे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है ये बंदा। तो हम ये पहले भी कह रहे थे कि इसकी तफ्तीश सीक्रेट होनी चाहिए थी। और उस वक्त जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम क्या होता है कि फौरी तौर पर जो बंदे जिनके साथ रवाबत में है, आप कहते हैं ना 107 लोगों ने राब्ता कायम किया है और फंड्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं, तो वो लोगों को आइडेंटिफाई करके वो तो ISI या इनके जो FIA या रेंजर्स के इनके सेल्स में होना चाहिए था। इनको उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भैया बताओ कि या इश्क़े रसूल का कि ये तस्वर है कि ठीक है ना, जो इकबाल ने तस्वर दिया था, ये जो मुसलमान बैठे वो भी आगे से पुलिस वाले या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, जो उनके घरों में भी तो वो लाशें जा रही है ना। तो आम बंदा मर रहा है। अगर आपके पास कोई तस्वीरें आती हैं कि वो उनकी लाशें आ रही हैं, तो वो आम बंदा भी जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल था जो मेरे सही साबित हुआ है। अफसोस की बात तो ये है इफ्तिखार भाई कि अगर जो इस वक्त इनको रोकने पर हैं मामूर, वो अगर मरते हैं तब भी हमारा मुसलमान भाई मरता है और आशिक़े रसूल मरता है, और अगर उनकी तरफ कोई मरता है तो यही आलम उस तरफ भी है। तो ये मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा? सर बात ये होती है, ये मिस हैंडल गवर्नमेंट की तरफ से ही है। मैं क्योंकि स्टेट जब पिछला हुआ था, खत्म हुआ था, जब खादम रिजवी को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद ये माफीनामे भी चल रहे थे, ठीक है ना। फिर बड़ी माफीनामे के बाद रिहाई हुई थी। अब जब बकायदा ये रीऑर्गेनाइज हुए, इनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए अलाउ किस तरह किया गया? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज खामोश थी? ठीक है ना। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, ये उन्होंने कहा 107 लोग हैं। आप भूल गए हैं जब पीर अफजल कादरी का इंटरव्यू हुआ था, जब हमने बात की थी पीर अफजल कादरी के क्या स्टेटमेंट? पीर अफजल कादरी तो तहरीक लब्बैक का पायनीर है, बानी है, ठीक है ना। तो उसने क्या उन्होंने साद रफीक को माना ही नहीं था, और उन्होंने कहा कि इसके वालिद ने मुझे बताया था कि ये बड़ा नशा करता है वगैरह वगैरह। लेकिन इस पे भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, साद रफीक नहीं, वो साद रिजवी, सॉरी,
अपना साद रिजवी साहब पर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो नहीं बोल रहा ना, आप तो नहीं बोल रहे ना, ये तो तहरीक का बानी बात कर रहा है ना पीर अफजल कादरी। तो क्या पीर अफजल कादरी को कभी शेख रशीद ने या मुतलका डीजी ISI ने या मुतलका जो अफसर जो अपना FIA है या साइबर क्राइम वाले, क्या उन्होंने बुलाया था या नहीं बुलाया था? अब आपकी जो बात अगर आप कर रहे हैं आखिरी सवाल से, मेरा ख्याल वो FIA वाली बात रह गई। अब FIA का अब DG आप देखें कि बाबर कुरैशी जो है वो साइबर क्राइम का इंचार्ज है लाहौर का। बिल्कुल बिल्कुल ये सारा मसला जो है ये क्या है? हाँ, मैं वही बात करने लगा हूं कि बेसिकली जो बाबर कुरैशी है वो साइबर क्राइम का वो इंचार्ज है लाहौर का। वो अपने से जो इमीडिएट बॉस है एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA एहसान सादिक जो है, मैं जी एहसान सादिक जो है वो मैं इनको जानता हूँ। जब ऐसी थे इधर मारला टावर वाला केस था तो उसके अंदर वो उनके साथ बातचीत चलती थी हमारी। इस वक्त वो यहाँ पे इस्लामाबाद में SP थे। तो अब कहने का मकसद ये है कि उसने कुछ ऐसी पोस्टिंग को ट्रांसफर कर दी जो हाई कोर्ट ने उसको चैलेंज कर दिया और वो जो उसके अख्तियार में नहीं था। वो पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो एहसान सादिक साहब की जुरिस्डिक्शन बनती थी। उस पर 2 दफा इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया। अब शोकाज नोटिस जारी किया, उसने जवाब देना पसंद नहीं किया। अब तीसरा शोकाज नोटिस अभी इश्यू होना है, ऊपर से यह मसला आ गया। जब ये मसला आ गया, मुझे बताएं कि साइबर क्राइम लाहौर जो है क्या आपके ख्याल में एक्टिव होगा? क्या वो पकड़ सकता है इस वक्त? वो जो लड़की थी, आप मुझे बताएं, वो जो लड़की थी आयशा अकरम, जो मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया हुआ था, 2 दिन के अंदर 150 लड़के गिरफ्तार हो गए थे फोरेंसिक ऑडिट की वजह से, जियो फेंसिंग की वजह से। ठीक है ना? अब मुझे बताएं को वो किधर गए वो जियो फेंसिंग वाले, साइबर क्राइम्स वाले? क्या उनको पता नहीं था जिस वक्त वहां से निकले तो कौन कौन से लोग जो है जियो फेंसिंग में, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके? ठीक है ना? तो ये फेलियर है FIA का। अब आर्टिकल 147 के साथ आर्मी भी आ गई है, रेंजर्स भी आ गया और पुलिस भी आ गई है, लेकिन दिस इज मिस हैंडल और इस पर प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए कि आप ये जो साइबर क्राइम का अगर डायरेक्टर वहां पे काम नहीं कर रहा, वो अपने सीनियर के साथ लड़ रहा है, मारामारी कर रहा है और हाई कोर्ट उसको कह रही है कि तुम इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, उसकी वजह सीनियर जो है वो किसकी शाह पर बैठा हुआ है। ठीक है ना? तो उसको फारग करें, उसकी जगह नया पॉइंट कर दें। सनाउल्लाह अब्बासी अगर आ सकता है, काजी वो जो वाजिद साहब दुरानी, जो वाजिद साहब जो पिछले जो थे, हाँ जी, तो ये क्यों नहीं बदल सकते? तो इसलिए ये मैं इसलिए आम हालत में ये मैं बात ना करता, लेकिन क्योंकि वहां पर DG FIA जो है उनको फौरी तौर पर उसको फारग करके उसकी जगह नया बंदा लगा और शेख रशीद के अंदर है ये। तो शेख रशीद जब ये बात कर सकते हैं तो उनको पता नहीं है कि साइबर क्राइम में पिछली दफा जो है 3.5 मिलियन ट्वीट्स जो हैं वो इंडिया से जो इनकी हमायत में की गई है वो आइडेंटिफाई की थी। तो व्हाट अबाउट नाउ? तो इसलिए इनको चाहिए कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी तालीमात पर अमल से इश्क रसूल साबित होता है। ठीक है ना? वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल। जब ये जो फितना जो होता है ये मतलब ये कत्ल से भी ज्यादा संगीन होता है। तो हमें ये चाहिए कि, और दूसरी आखिरी बात मैं ये समझता हूं, क्योंकि पीर साद ये रसाद रिजवी का वालिद खादम रिजवी साहब हैं जो फौत हो गए हैं। अब वो ये गोलड़ा शरीफ के मुरीद हैं, यानी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे पीर नसीर साहब, आप जानते ही हैं, गोलड़ा शरीफ वाले सजादा नशीन थे। उनसे आगे उनके जो बेटे थे पीर जामी साहब, वो उनके मुरीद थे खादम रिजवी। तो क्यों नहीं पीर गोलड़ा शरीफ साहब को इस नेगोशिएशन के अंदर शामिल किया गया बिफोर जश्न ईद मिलाद नबी? ठीक है ना? अगर वो उनको शामिल करते तो जाहिर है ये मुशाइख एज़ाम जो हैं ये वो बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, ये भी जो साद रिजवी है, और वो भी जो है वो मुशाइख उज़ाम, वो तो कभी फसाद की बात नहीं करते पीर गोलड़ा शरीफ। तो इसलिए आज भी मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान और अपना क्या कहते हैं पीर गोलड़ा शरीफ और शेख रशीद जो है ये आपस में मीटिंग करें और उनको बुलाएं, और दूसरे शेख और मुशाइख अज़ाम जिस तरह अभी जो तो उनका ताल्लुक है बाबा फरीद शक्कर के गद्दी नशीन के साथ, उनको भी बुलवाएं, एक मुशाइख की कॉन्फ्रेंस करें, उनके बारे में ये बताएं कि जनाब क्या आपके इस इश्क रसूल जो है इस तरह सड़कों पर निकल पर तशद्दुद करके लोगों की गाड़ियां तोड़ने के साथ ये क्या हो सकता है?
इश्क रसूल का तो ये नहीं है। इकबाल का जो तस्वर है इश्क जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तो ज़ाहिरा को उनकी मर मिटने की बात, इश्क है मोजज़ात सल्तनत फ़क्र दी, इश्क के अदना गुलाम साबे ताजो नगी, इश्क मकानो मकी, इश्क जमानो जमी, इश्क सरापा यकीन, और यकीन फतेह बाप। जब आपको यकीन कामल हो जाता है इश्क के अंदर तो वो दरवाजे खुल जाते हैं। तो लिहाजा इमरान खान को चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर कि इनको मशाइख उज़्ज़ाम को उनके साथ डेलिब्रेशन करे और उनको इकट्ठा करे और इस बात पर भी काम करे कि उनको साद रिजवी के जो उनके पीर हैं, साद रिजवी के भी तो पीर है ना, जो उसके वालिद के पीर हैं, तो उनके साथ वो मामला करे। और इस तरह के जो मुल्क के अंदर जो इंतशार फैला जा रहा है, ये ठीक है रेंजर्स और आर्मी और ये आ गई है रोकने के लिए, लेकिन साथ साथ निगोशिएशन भी होनी चाहिए, निगोशिएशन के साथ ही मसले सॉल्व होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हम जो DJISI की जो तैनाती है उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, अल्लाह हाफिज। जी, यही था ये सेगमेंट। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मसला है ये बहुत जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। और ये जो TLP वाले हैं इनको भी सोचना चाहिए कि इनकी सफ़ों में जो लोग असला लेकर आते हैं और इस तरह पुलिस वालों को जो है गोलियां मारी जाती हैं, और फिर साफ ज़ाहिर है जब ऐसा मतलब कि मसला शुरू हो जाए तो फिर दोनों तरफ से जो है शहादतें भी होती हैं और बड़े अफसोस का मकाम है। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।